नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिस चैप्टर का नेम है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 में आप सभी को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से संबंधित जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस की थी। आज का जो वीडियो है वो हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो इस पार्ट नंबर 2 में मैं जो भी चीज़ रह गई थी आगे के चैप्टर की, वो सारी चीज़ें मैं इस पार्ट नंबर 2 में कराने वाला हूँ। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। अगर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप उस लिंक के माध्यम से जाके आप अपना चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही पार्ट है दोस्त। ये हमारा आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी करा रखा है, उसकी मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लगवा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो देखिए, मैंने मेटल एंड नॉन मेटल में बढ़िया से इस चीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड दोबारा से बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आने वाली है। देखिए, बॉन्ड जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है दोस्त, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी भेजा जाता है। मतलब जिस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वो एलिमेंट कम इलेक्ट्रॉन वाले के पास भेजता है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जहाँ पे 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है भैया, शेयरिंग होता है। क्या होता है, शेयरिंग होता है। किसकी शेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स। ओके, तो अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करूं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है 2 एलिमेंट्स के बीच में। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे, उन्हीं एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करूं तो देखिए, बॉन्ड जो होते हैं ना, बॉन्ड वो मेनली हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। दूसरा होता है हमारा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक तो सिंगल बॉन्ड, उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है डबल बॉन्ड, जिसको 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसको 3 लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमेशा याद रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराई जा सकती है। अगर डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराई जा सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराई जा सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम आपको एक एक करके इनके तीनों के एक एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाएंगे कि कैसे ये शेयरिंग होती है। और अभी मैंने बताया कि एक लाइन होगी तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं। डबल लाइन होगी इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं। 3 लाइनें होंगी यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं। ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, इतनी चीज़ आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा ताकि आगे बढ़ पाए। तो चलिए मैं सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करता हूँ। पहला जो पार्ट है हमारा वो सिंगल बॉन्ड है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया सिंगल बॉन्ड को एक कुछ इस तरह से एक सिंगल लाइन से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे Cl2 का एग्जाम्पल लेता हूँ। किसका, Cl2 का।
किसका भैया, Cl2। Cl होता है क्या भैया, Cl होता है क्लोरीन। क्या होता है, क्लोरीन। Cl सिंबल किसका होता है, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइएगा जरा भैया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है, 17। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की बात करूं तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में क्या बताया था, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में ये बताया था कि अगर कोई भी एटॉमिक नंबर 10 से ऊपर होता है, मतलब 10 से ऊपर अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है तो 10 तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले 2 का सहारा लेना पड़ेगा, 2 के बाद 8 का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 2 लेंगे, उसके बाद 8 लेंगे, तो 2 और 8 10 हो गए। 10 के बाद हमें 17 पे जाना है, तो कितने की कमी अभी पड़ रही है, 7 की, तो 7 लास्ट सेल में आ जाएंगे। तो यानी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। किसके, क्लोरीन के। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी लाजवाब तरीके से। अब गौर से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ क्लोरीन के लास्ट सेल में या बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इस 7 इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, ये Cl2 यानी 2 लगा है, तो एक क्लोरीन आपको यहाँ बना लेना है और एक क्लोरीन आपको यहाँ बना लेना। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखिए लास्ट या बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो आपको इधर बनाना है, कुछ इस ऐसे यहाँ बना लेना है। तो जब इस वाले क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इधर बना लिया, और इस वाले क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इधर वो मैंने बना लिया। अब एक बात बताइए, क्लोरीन के लास्ट सेल में है कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है, तो बना लीजिएगा 7। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक। यहाँ बनाइएगा 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब गौर से समझिएगा, यहाँ पे गौर से समझिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट सेल में, बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इस वाले क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इसको एक मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्लोरीन क्या करेंगे आपस में, ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। इस वाले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक। इस वाले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ से ले लेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ भैया, शेयरिंग हुई। अब एक चीज़ गौर से समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बीच में कितने पड़े, एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बीच में, यानी 2 बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आए हैं, 2, 1 और 2, कितने आए हैं, 2। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अभी मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो देखो क्लोरीन, इस वाले क्लोरीन के पास भी 8 हो गए और इस वाले क्लोरीन के पास भी 8 हो गए। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो जल्दी से आपको इतना नोट कर लेना है ताकि हम आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी समझा पाएँ। जल्दी से आपको नोट कर लेना है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इस वाले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने यहाँ से ले लिया, और इस वाले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने यहाँ से ले लिया। यानी दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और दोनों ने शेयरिंग के थ्रू अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो इसी और यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बीच में पड़े हैं, मतलब कहने का ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वही शेयर हुए हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए हैं, सिर्फ 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे इधर साइड में डबल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड गौर से समझना है, हमारे साथ साथ सारी चीज़ें देखते चलना है। कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।
डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के बारे में बात करें तो इसकी पहचान है कुछ इस तरह से। डबल बॉन्ड की पहचान है कुछ इस तरह से। और डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं। कितने? डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है गौर से। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे O2 का। किसका? ऑक्सीजन का, यानी O2 का। किसका लेंगे? O2। अब O का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन है, मतलब O जो है वो सिंबल किसका है? ऑक्सीजन का। किसका सिंबल? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। मैंने एक चीज़ बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की। क्या बताया था? हमेशा शुरुआत में 2 लेना है। शुरुआत में मैंने 2 ले लिया। अब मुझे 8 पे जाना है, तो कितने की कमी पड़ रही? 6 की। तो लास्ट सेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट सेल में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 6 में 2 जुड़ जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्या कर लेगा? ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, क्योंकि इसकी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है लास्ट में। तो इसके पास अगर 6 हैं तो 2 और मिल जाएं, 8 हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसके पास कितने की कमी है? 2 की कमी है। तो मैंने ऑक्सीजन O2 लिखा है, तो एक O यहाँ बना लीजिएगा और दूसरा O यहाँ बनाइएगा। 2 की कमी है, जितने की कमी हुआ करे वो सामने बनाओगे हमेशा इधर। इस वाले ऑक्सीजन के पास 2 की कमी, इसके पास भी 2 की कमी, तो ये सामने बनाओगे आप, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ऑक्सीजन के लास्ट सेल या बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है कितने? तो 6 हैं। कुछ इस तरह से बना लीजिएगा, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसके पास भी 6 हैं और इसके पास भी 6 हैं। इसके पास 6 हैं, ये क्या करेगा? कुछ इस तरह से ये शेयरिंग करके ये वाले 2 ले लेगा। ठीक, अब गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। अब इस पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 हैं। अब ये क्या करेगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ भैया? शेयरिंग हो गई। क्या हुआ? शेयरिंग की हेल्प से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो गौर से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 और 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल शेयर हुए हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या बताया था? डबल बॉन्ड। तो यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेना ताकि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ सकें। तो गौर से देखिएगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। इस वाले ऑक्सीजन ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास 6, तो इस वाले ऑक्सीजन ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो यानी बीच में इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए? 1 2 3 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने के लिए मैंने क्या बताया था? डबल बॉन्ड होना चाहिए। जिसके पास डबल बॉन्ड होगा उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेनी ताकि हम आगे के टॉपिक यानी ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी बात कर लें। तो चलिए अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। इसको हटा देते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। नंबर 3, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की पहचान क्या है? 3 लाइन से आपको इसकी पहचान क्या है? 3 लाइन, 1 2 3। 3 लाइन का मतलब ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ N2 का, यानी नाइट्रोजन का। अब N का मतलब होता है, ये सिंबल किसका है? नाइट्रोजन का सिंबल है।
किसका सिंबल है? नाइट्रोजन का सिंबल है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो जरा भैया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बन जाएगा? 2,5। यानी लास्ट सेल या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके? नाइट्रोजन के बैलेंस सेल या लास्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहने का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन है उसकी बैलेंस सेल या लास्ट वाली सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस नाइट्रोजन की लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए जाएं तो ये टोटल बन जाएंगे 8 जाके। अब जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में 3 और जोड़ दिए जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन करेगा क्या? नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो मैंने N2 का एग्जाम्पल लिया, तो एक N आपको यहाँ लिखना है और दूसरा N आपको यहाँ लिखना है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से। अब गौर से एक चीज़ समझना है, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है और कमी कितने की है? 3 की कमी है। कितने की कमी है? 3 की कमी है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर 5 को 8 के पास जाना है तो कितने की कमी है? 3 की कमी है। अगर इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और अगर इसको 3 और दे दिए जाए तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पास 3 की कमी है। तो जितने की कमी हुआ करे वो हमेशा सामने आपको बनाने हैं। तो यहाँ 3 हमने बना लिए और लास्ट सेल में है कितने? 5 है। तो 3 अगर यहाँ से बना लिए तो बचे कितने? 2 बचे। तो 2 यहाँ बना लिए, तो 3 और 2 5 बिल्कुल बन गए। तो यहाँ भी आपको 3 बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 5 बना लिए और यहाँ भी 5 बना लिए। क्लियर? अब देखो गौर से, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ से क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब इस पे आ जाओ गौर से, इसके पास 5 थे, 5 और 3 यहाँ से इसने ले लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। पर एक चीज़ गौर से समझिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कितने हुए बीच में? 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने बताया था 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शेयर होंगे? जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी बातें और इतनी चीज़ें अच्छे लाजवाब तरीके से समझ आ गई होंगी। तो जल्दी से आपको हमारे साथ ही ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम पहले पॉइंट की तरफ चलें तो अगर मैं इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करूं, किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अगर मैं फिजिकल स्टेट के बारे में बात करूं, देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर मैं उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किन किन में? तो एक तो हमारा सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस।
सॉलिड में, दूसरा लिक्विड में और तीसरा गैस फॉर्म में। मतलब मेनली तीन फॉर्म में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पहला जो फॉर्म है वो सॉलिड है, दूसरा इसका फॉर्म है लिक्विड, तीसरा इसका फॉर्म है गैसियस फॉर्म। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आपको गौर से हर एक चीज़ समझना है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे सॉलिड में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो यूरिया आएगा, टार्टेरिक एसिड आएगा, और इसके साथ साथ बेंजोइक एसिड आएगा। क्या आएगा? बेंजोइक एसिड आएगा। ये जो तीन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो किस में आएंगे? वो हमारे सॉलिड में आएंगे। यूरिया बोले तो NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, NH2CONH2। दूसरा हमारा होता है टार्टेरिक एसिड, तीसरा होता है हमारा बेंजोइक एसिड। पहला हमारा क्या था भैया? यूरिया। दूसरा क्या था? टार्टेरिक एसिड। तीसरा था बेंजोइक एसिड। ये तीन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे किसके अंदर आते हैं? सॉलिड में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सॉलिड में आते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम अगर लिक्विड के बारे में चर्चा करें तो लिक्विड में हमारा देखिए इथेनॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इथेनॉल आ जाएगा, और इथेनॉल आ जाएगा, प्रोपेनॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रोपेनॉन आ जाएगा। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में आएंगे? लिक्विड में काउंट होंगे। किस में? लिक्विड में। अगर मैं गैसियस की फॉर्म की बात करूं तो देखिए हमारे गैसियस में कौन कौन आ जाएगा? मीथेन आ जाएगा, ईथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, बुटेन आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा। मतलब बहुत से हैं, काफ़ी सारे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये आपको बताया कि भैया जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी हम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारा पहला पार्ट आता है, उसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। क्या क्या उसकी फिजिकल स्टेट्स होती हैं? तो उसकी तीन मेनली फिजिकल स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट होती है उसकी सॉलिड, दूसरी स्टेट होती है उसकी लिक्विड, तीसरी स्टेट होती है उसकी गैसियस या गैस। तो सॉलिड के बारे में अगर बात करें तो सॉलिड में हमारा यूरिया आता है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। दूसरा आता है टार्टेरिक एसिड, तीसरा आता है बेंजोइक एसिड। ये तीनों के तीनों हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में आते हैं? सॉलिड में आते हैं। दूसरा मैंने बताया लिक्विड। लिक्विड में हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल है और प्रोपेनॉन है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिक्विड में आते हैं। तीसरा मैंने ये बताया आपको गैसियस, मतलब तीसरी फॉर्म हमारी गैसियस है। इसमें मीथेन आता है, इथेन आता है, प्रोपेन आता है, बुटेन आता है, पेंटेन आता है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे किस में आते हैं? गैसियस फॉर्म में आते हैं। तो जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेनी है ताकि हम आगे और भी जानकारी आपको दे पाएँ। फिर अगर मैं नंबर, पहला तो हमने बात किया फिजिकल स्टेट के बारे में। अगर मैं इसके अगर मैं इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं, किसके बारे में? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली हैव लो मेल्टिंग
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या रहेगा भैया, लो रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, लो रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद नंबर थर्ड हम सॉल्युबिलिटी के बारे में इसकी बात करेंगे। किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी। इसको हटा देते हैं भैया, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी, तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका नेचर जो होता है वो नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। अब गौर से समझो, जब ये नॉन पोलर होते हैं भैया, हमने क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। अब जब इनका नेचर नॉन पोलर होता है तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे किस में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। सो इन दिस केस, सो ड्यू टू दिस, ये लिखो, सो ड्यू टू दिस दे आर सॉल्युबल इन, किस में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, अब वो सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो सॉल्वेंट हमारा ईथर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ईथर। इसके साथ साथ बेंजीन का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, इसके साथ साथ CCl4, बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं, सॉल्वेंट हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है कि भैया मैंने क्या बताया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली नॉन पोलर नेचर के होते हैं। इसकी वजह से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। किस में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। किस किस का सॉल्वेंट होना चाहिए, तो वो ईथर का होना चाहिए, बेंजीन का होना चाहिए, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो मैंने आपको बताया नॉन पोलर नेचर का। अब हम बात करेंगे पोलर के बारे में। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी ऐसे भी होते हैं, पोलर, पोलर कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, आर सॉल्युबल इन पोलर,
आर सॉल्युबल इन पोलर, लाइक किसके जैसे, लाइक वाटर एंड इथेनॉल। इथेनॉल को ही हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इथेनॉल को ही हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। और इसका फार्मूला अगर बात करें हम, तो इसका फार्मूला होता है C2H5OH, जिसके लास्ट सेल में OH ग्रुप लगा है, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप लगा है। ये मैं आपको आगे सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, पोलर कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, पोलर कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस में डिजॉल्व होते हैं, वो डिजॉल्व होते हैं, सॉरी, पोलर कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व, यहाँ लिख लीजिएगा, डिजॉल्व इन पोलर सॉल्यूशन, नहीं पोलर सॉल्वेंट लिख लीजिएगा, पोलर सॉल्वेंट, लाइक किसके जैसे, वाटर के जैसे, इथेनॉल के जैसे। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हम आपको ये बताएंगे कि भैया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कि बैड कंडक्टर होते हैं, ये बात करेंगे हम। तो अगली हेडिंग डालना आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करूं, तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं होते हैं वो कभी भी आयंस नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, आयंस नहीं बनाते, जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स do not form ions, so it is bad conductor of electricity, क्या होते हैं भैया, बैड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इतनी बात आपको जल्दी से नोट कर लेनी है ताकि हम आगे और भी जानकारी आपको दे पाए। तो ये बैड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम रिएक्शंस के बारे में बात करें, अब अगला जो हमारा पॉइंट्स आएगा वो आएगा रिएक्शन। रिएक्शंस, देखिए गौर से समझिएगा, रिएक्शंस के बारे में अगर बात करें हम, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मैंने आपको अभी बताया था। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और दूसरी बात मैंने ये भी आपको बताई कि भैया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं। नेचर कैसा होता है इनका, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं।
कोवलेंट नेचर के होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डू नॉट फॉर्म आयंस, यानी आयंस नहीं बनाते, मतलब आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते, आयंस नहीं बनाते, जिसकी वजह से इनकी जो रिएक्शंस होती है, वो हमेशा स्लो रहती है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। देखिए गौर से समझिएगा दोबारा से, मैंने आपको क्या बताया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे कोवैलेंट नेचर के होते हैं, और दूसरा मैंने ये बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं। फ्री आयंस ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते। तो इनकी जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा आयनिक कंपाउंड से स्लो रहती है। किससे स्लो रहती है? आयनिक कंपाउंड से स्लो रहती है, अगर कंपेयर करें तो इतनी चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी आसानी से। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है ये सारी बातें, ताकि हम आपको और भी सारी चीज़ें बता पाएँ। उसके बाद आज का अगला टॉपिक हमारा रहेगा वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या रहेगा? वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो इसको हटा देते हैं भैया, फिर इसके बाद बात करेंगे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जो कार्बन होता है वो उसका नेचर कैसा होता है? वर्साटाइल नेचर होता है। कैसा होता है भैया? वर्साटाइल नेचर होता है। इस वर्साटाइल नेचर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो कैटिनेशन आता है। क्या होता है भैया कैटिनेशन? बताइएगा जरा। कैटिनेशन, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द लिंकिंग ऑफ the linking of identical atoms, the linking of identical atoms form together a long chain called catenation. तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों ने इतनी बात लिख ली होगी। identical atoms together to form, यहाँ लिख लीजिएगा, to form a long chain called catenation. अब गौर से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो कार्बन होता है उसका नेचर कैसा होता है? वर्साटाइल नेचर होता है। अब इस कैटिनेशन के बाद मैं पढ़ूंगा टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। बात आई समझ कि नहीं आई? नहीं आई समझ? देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या बताया? कैटिनेशन। दूसरा मैंने क्या बताया? अभी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ मैंने डिफिनीशन लिखी है, द लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स टुगेदर, मतलब कई सारे आइडेंटिकल एटम्स जब एक साथ लिंक हो जाते हैं
क्या हो जाते हैं? जब कई सारे आइडेंटिकल एटम्स एक साथ लिंक हो जाते हैं और काफ़ी लंबी सी एक चैन बना देते हैं, उसी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। द लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, यानी कई सारे आइडेंटिकल एटम। आइडेंटिकल का मतलब सेम सेम। जैसे कार्बन है तो कार्बन के साथ कार्बन ही जुड़ेगा, फिर कार्बन जुड़ा, फिर कार्बन जुड़ा, फिर कार्बन जुड़ा, फिर कार्बन जुड़ा, मतलब कई सारे कार्बन एक चैन में आके जुड़ गए और वो चैन कैसी बन गई? काफ़ी लंबी बन गई। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। द लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन कॉल्ड कैटिनेशन। जो बात मैंने अभी एक्सप्लेन की वही डिफिनीशन भी मैंने यहाँ पे आपको लिखाई है, तो इतनी चीज़ आपको लिख लेना है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कई सारे आइडेंटिकल एटम्स जब एक साथ मिल जाते हैं, उनके मिलने से एक लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एक लंबी चैन बन जाती है। जब लंबी चैन बन जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। अब आपको गौर से समझना, अगर हम चैन के बारे में बात करें तो मेनली 3 प्रकार की चैन आपके हाई स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। तो पहली जो होती है चैन, हमारी मेनली 3 हैं। पहली जो है वो हमारी स्ट्रेट चैन है। कैसी चैन है? स्ट्रेट चैन। ठीक, कैसी चैन है? स्ट्रेट चैन। अब स्ट्रेट चैन कैसी होती कि कार्बन कुछ ऐसे कुछ ऐसे, मतलब ये सीधा बना होगा सब, मतलब सबका सब ये कुछ इस तरह से सीधा सारी चीज़ें बनी होंगी। क्लियर? जब भी ऐसी चैन बनी हो तो हमेशा याद रखिएगा वो स्ट्रेट चैन की कैटेगरी में आती है। अब दूसरी चैन जो होती है वो होती है ब्रांच चैन। कैसी? ब्रांच्ड चैन। कैसी होती है भैया? ब्रांच्ड चैन। अब ब्रांच्ड चैन कैसी होगी? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन। क्लियर? फिर इस कार्बन से कहीं ये यहाँ पे ब्रांच में कार्बन लगा दिया जाता है। ये हो गई हमारी ब्रांच चैन। कैसी चैन? ब्रांच चैन। जब भी कुछ ब्रांच में कार्बन से नीचे में कुछ इस तरह का कार्बन लगा हो, इस कार्बन से नीचे यानी नीचे कुछ ब्रांच में लगा हो, तो उसको याद रखिएगा, उसको बोलते हैं ब्रांच चैन। कैसी चैन? ब्रांच्ड चेन। तीसरी चैन के बारे में बात करेंगे, क्लोज्ड चैन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पहली थी स्ट्रेट ब्रांच क्लोज्ड चैन, यानी वो पूरी तरह से क्लोज होगी। जैसे कुछ इस तरह से होती है। यहाँ से हाइड्रोजन निकले होते हैं। ठीक ठीक। तो जब भी ऐसी चैन आपको दिखाई पड़ जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा उसको बोलेंगे क्लोज्ड चैन। कैसी चैन? क्लोज्ड चैन बोलेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेनी है। जल्दी से आपको क्या कर लेना? इतनी बातें नोट कर लेनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से समझिएगा, मैंने आपको कैटिनेशन में क्या बताया? देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा, ये वाला कार्बन और भी जुड़ सकता है आगे अगर हम जोड़ना चाहें तो। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल है। क्या कार्बन सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, मतलब एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं। अब एक लॉन्ग चैन बनती हुई जा रही है, बिल्कुल बनती जा रही है। तो इसी प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया चैन मेनली 3 प्रकार की हैं, स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन, क्लोज्ड चैन। और इसी को हम रिंग चैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग चैन। रिंग चैन भी बोलते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैसी चैन? रिंग चैन भी बोलते हैं। कैसी चैन बोलते हैं भैया? रिंग चैन भी बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। रिंग चैन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे
अगला जो हेडिंग आएगा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कौन सी हेडिंग? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी जो कार्बन होता है हमारा वो टेट्रा वैलेंट होता है। कैसा होता है? टेट्रा वैलेंट होता है। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए जो हमारा कार्बन होता है ना, कार्बन जिसका सिंबल क्या होता है? सी। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया बताओ? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? 2,4, यानी लास्ट या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इसका मतलब यह है कि भैया जो कार्बन है वो 4 अन्य एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। मतलब इसका ये है कि लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है वो 4 अन्य एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। या तो ये जो कार्बन है या तो अन्य एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, या तो कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना? कि जो कार्बन है, कार्बन अगर किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ एनी अदर एलिमेंट्स अगर कार्बन किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन जो है अगर किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड कैसा रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बॉन्ड कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। कैसा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बॉन्ड वो हमारा स्टेबल भी रहेगा। कैसा रहेगा? स्टेबल भी रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है? मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है उसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो कार्बन होता है वो 4 अन्य एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। अब वो उसमें अन्य एलिमेंट कौन कौन? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, और भी अन्य हो सकते हैं। या तो कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि कार्बन अगर किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो कार्बन और अन्य एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा और इसके साथ साथ स्टेबल भी होगा। कैसा होगा? स्टेबल भी होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है भैया? ध्यान रखनी है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि जो कार्बन है किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो अन्य एलिमेंट और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग क्यों होगा? तो पहला तो क्वेश्चन आपका ये होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। वो स्ट्रांग इसलिए होगा क्योंकि जो कार्बन है उसकी साइज कैसी होती? स्मॉल होती है। बिकॉज कार्बन साइज इज स्मॉल, मतलब इसकी जो साइज होगी स्मॉल होगी। इसी की वजह से कार्बन जो होगा वो अन्य एलिमेंट्स के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रांग बनाएगा और स्टेबल भी बनाएगा। तो इतनी चीज़ आपको जल्दी से नोट कर लेनी है। जल्दी से आपको इतनी चीज़ें नोट कर लेनी है ताकि हम आगे और भी आपको प्यारी सी चीज़ें बता पाएँ। इसके बाद हम बात करेंगे भैया आइसोमेरिज्म के बारे में। इसी के अंदर अगली प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। किसके बारे में बात करेंगे? आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। आइसोमेरिज्म
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखनी है। द कंपाउंड्स which have same molecular formula, which have same molecular formula, same molecular formula, same molecular formula but different structure, और स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो या और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, different arrangements of atom are called isomers, and this phenomena is known as, and this phenomena is known as आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? आइसोमेरिज्म। मैंने क्या बताया? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर उनका स्ट्रक्चर जो हो वो अलग अलग हो। मैंने ये बताया कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो यानी डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अब हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात 8 9 10 11 12। ठीक, ये स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक, ऐसा करते हैं, इसको भैया हटा देते हैं। ये डिफिनीशन पहले आप लिख लीजिएगा, इसको हटा देते हैं तभी आपको बढ़िया समझ आएगा, नहीं तो आएगा नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे फिर स्पेस भी हमारे पास नहीं बचेगा। इसको हटा देते हैं, आपने लिख भी ली होगी। अब हम समझाते हैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लूँगा C5H12, जिसको बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। अभी आगे चल के आपको ये भी बताएंगे ये पेंटेन क्यों बोलते हैं और ये कहाँ से पेंटेन आया। अभी जितना समझा रहे हैं बस उतना आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करूँगा। तो ये C5H12 यानी पेंटेन का स्ट्रक्चर है। तो पहला तो स्ट्रक्चर ये हो गया। अब गौर से समझते चलिएगा, अभी बस जितना मैं बनाते जा रहा हूँ उतना समझिएगा गौर से। अगला स्ट्रक्चर देखिएगा। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, बिल्कुल हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन भी हो गए। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरे स्ट्रक्चर पे आ जाओ, यहाँ बनाते हैं। कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर इसको बनाना है। तो कार्बन गिनिएगा और हाइड्रोजन गिन लीजिएगा पहले, उसके बाद समझाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन है। पहले देख लेते हैं कि सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको कि नहीं दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब गौर से समझिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया था पेंटेन का। किसका लिया था? पेंटेन, यानी C5H12। C5H12 यानी पेंटेन का एग्जाम्पल लिया था। ठीक। मॉलिकुलर फार्मूला सबका सेम था। मॉलिकुलर फार्मूला सबका सेम था। क्या मॉलिकुलर फार्मूला था? C5H12। सबका सेम है ना? बिल्कुल सेम है। C5H12 यहाँ भी है और C5H12 यहाँ भी है और C5H12 यहाँ भी है। पर एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही होगी, एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि स्ट्रक्चर भैया सबके सब डिफरेंट है। ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट। अगर मैं इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिखूँगा। CH3 फिर CH2, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे तो CH2, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे तो CH2, कार्बन के ऊपर 1 2 3 3 हाइड्रोजन लगे CH3। कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अगर इसको हम लिखना चाहें तो कार्बन के ऊपर 1 2 3 3 हाइड्रोजन लगे तो CH3। फिर उसके बाद कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा है तो CH लिखेंगे। अब इसके नीचे भी चैन लगी है तो C लिखेंगे और C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिखेंगे। फिर उसके बाद कार्बन के ऊपर और नीचे हाइड्रोजन लगे तो CH2 हो जाएगा। कार्बन के 1 2 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3 हो जाएगा। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले कार्बन लिखा है, कार्बन के ऊपर अगला कार्बन लगा है, 1 2 3 3 हाइड्रोजन है इसके साथ तो CH3 लगा है और यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है। तो कार्बन जरा गिनो कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 12 हाइड्रोजन हो गए। यानी C5H12 यहाँ भी है, C5H12 यहाँ भी है, C5H12 यहाँ भी है। मैंने आइसोमर्स की डिफिनीशन क्या बताई थी? द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो पर उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो। मॉलिकुलर फार्मूला तो सबका सेम है पर इनका स्ट्रक्चर देखो गौर से तो डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह का है और इसका स्ट्रक्चर कुछ देखो इस तरह का। यहाँ पे एक चैन नीचे को लगी है, लगी है कि नहीं लगी? इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं है? बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम इसकी नेमिंग कर लेंगे। ये जो पेंटेन है वो हमारा एन पेंटेन है। एन पेंटेन बोले तो नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे एक चैन लगी है नीचे को तो इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। यानी इसको क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। अब एक कार्बन के ऊपर 4 जगह पर, मतलब इधर भी चैन, इधर भी चैन, इधर भी चैन, इधर भी चैन, मतलब ब्रांच में CH3 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 और CH3 लगे हैं तो इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। NEO, नियोपेंटेन। तो यानी कहने का मतलब ये था पेंटेन एक था, उसके
3 स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, तो इसी को बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो। तो हमें आशा और उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है ताकि हम आगे और भी चीज़ें आपको बता पाएँ। जल्दी से आपको नोट कर लेना है सारी चीज़ें। अब इसी में का एक एग्जाम्पल हम और भी लेंगे। क्या लेंगे? एक एग्जाम्पल और भी लेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा? C3H6O, C3H6O, C3H6O क्या होगा? C3H6O। तो पहला स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे भैया? ये तो है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे? कार्बन कितने हैं? 3। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ ऑक्सीजन लगा देंगे। 1 2 और 3 4 5 और 6। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखना चाहूँ, CH3 और CO और CH3, CH3 CO CH3, CH3 CO CH3। अब एक बात गौर से बताइएगा, देख कार्बन कितने? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन पे प्रोपेन होता है, बिल्कुल होता है। तो 3 कार्बन पे अगर प्रोपेन होता है तो प्रोपेन आपको लिख लेना है। 3 कार्बन पे अगर प्रोपेन होता है तो प्रोपेन आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा है ना, इसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। ये ग्रुप तो अभी नहीं पढ़ाए हैं भैया, लेकिन धीरे धीरे करके मैं इस टॉपिक पे भी पहुंचूंगा। जब वहाँ पहुंचूंगा तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा ये चैप्टर। अभी मैं बताता हूँ, उतना बस समझिएगा। ये जो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा है ऑक्सीजन के साथ, ये कीटोन ग्रुप इसको बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम कीटोन ग्रुप में किसी भी मेंबर का नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं, तो उसके सफिक्स में, सफिक्स का मतलब होता है वर्ड के बाद। जैसे मान लो कि मैंने, सफिक्स का मतलब क्या हुआ? इधर कोई वर्ड है, इस वर्ड के बाद अगर कोई चीज़ लगा रहे हो वो सफिक्स होता है। ठीक, तो सफिक्स में हमेशा क्या लगाओगे? ONE लगाओगे। सफिक्स में क्या लगाओगे? ONE। यानी कीटोन में किसी भी मेंबर का IUPAC नेम अगर निकाल रहे हो तो क्या लगाओगे? ONE लगाओगे। क्या लगाओगे? ONE। तो मैंने 1 2 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन को मैंने प्रोपेन लिख लिया। अब प्रोपेन से हमें ई हटा देना है, ये वाला जो ई है, ये ई हमें रिमूव कर देना है। अभी मैंने बताया ये कीटोन ग्रुप है, तो मैं क्या बताऊं? तो ये अभी मैंने बताया कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा है, इसका मतलब ये कीटोन ग्रुप है। और ये भी बताया कि भैया कीटोन ग्रुप में अगर IUPAC नेमिंग करना है किसी भी किसी भी मेंबर की, तो उसके लास्ट में आपको क्या लगा देना है? ONE लगा देना। तो इसके लास्ट में यानी सफिक्स में क्या लगा देना है? ONE। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? प्रोपेनॉन हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी।
बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। बढ़िया लाजवाब तरीके से चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसी प्रोपेनॉन को एसीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ गौर से यहाँ पे आपको और समझनी है। अगर मैं मतलब नंबरिंग अगर इधर से करूँ तब भी 2 पे आएगा कीटोन ग्रुप, अगर मैं नंबरिंग इधर से करूँ तब भी 2 पे आएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर पे हमारा कौन सा ग्रुप लगा है? कीटोन ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे आपको 2 प्रोपेनॉन जरूर लिखना है, 2 प्रोपेनॉन जरूर लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अगले स्ट्रक्चर पे। किस पे? अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं। कार्बन कितने थे? 3 थे, 1 2 और 3। 3 कार्बन हमने बना लिए। फिर हाइड्रोजन हमें बनाने हैं, 1 3 और इसके बाद 4। फिर यहाँ लगा देना H और यहाँ लगा देना O। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गए। देखिए कार्बन कितने थे? 1 2 3, 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने थे? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन भी हो गए। ऑक्सीजन 1 था तो ऑक्सीजन भी 1 हो गया। अब गौर से समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कार्बन के ऊपर 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख सकते हैं इसको। कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो CH2 लिखेंगे। उसके बाद गौर से देखिएगा, इस कार्बन के बाद हाइड्रोजन पे जाना है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाना है, यानी CHO लास्ट में लिखेंगे CHO। और CHO जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जब अभी आगे ग्रुप पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे भैया एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है पूरी डिटेल में। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। और एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है भैया? लास्ट में CHO लगा हो या कुछ इस तरह से आपके सामने चीज़ें दिखाई दे, कुछ इस तरह से अगर आपके सामने ग्रुप लगा हो या कुछ इस तरह से लिखा हो तो हमेशा याद रखिएगा वो एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। अब एल्डिहाइड में जब भी आप IUPAC नेमिंग करेंगे किसी भी मेंबर की, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जब भी आप IUPAC नेमिंग करेंगे किसी भी मेंबर की तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस वर्ड के सफिक्स में, सफिक्स का मतलब वर्ड के बाद, सफिक्स का मतलब वर्ड के बाद, वर्ड के बाद हमेशा A और L लगाना है, AL लगाना है। क्या लगाना है? सफिक्स में आपको AL लगाना है। क्या लगाना भैया? A और L। क्या लगा देना है? A और L लगाना। अब गौर से देखिएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप। तो 3 कार्बन पे प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो आपको प्रोपेन लिख लेना है। अब प्रोपेन का आपको ई रिमूव कर देना है। ई रिमूव करने के बाद ये Al जो लिखा है ना, इस Al को आपको यहाँ लगा देना। तो इस मेंबर का नाम है प्रोपेनाल। प्रोपेनाल क्या है? प्रोपेनाल। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें बढ़िया से क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट समझाना चाहता हूँ वो समझिएगा गौर से। मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O वही सेम था, पर उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेल्प से हमने दो दो स्ट्रक्चर बना के तैयार किए। एक स्ट्रक्चर मैंने कीटोन ग्रुप से संबंधित बना के तैयार किया, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको एल्डिहाइड ग्रुप से संबंधित बना के तैयार किया। तो कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो सेम था, पर उसका जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था। इसी को हम बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, इसी को बोलते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को आइसोमर्स बहुत अच्छे और लाजवाब तरीके से समझ आ चुके होंगे। जल्दी से आपको इतनी बातें नोट कर लेनी है ताकि हम आगे अपने और भी टॉपिक्स की ओर बढ़ सकें।
इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। किसके बारे में भैया? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलो जरा, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? देखो, अगर मैं हाइड्रोकार्बन का नेम ही देखूं तो यहाँ देखो, हाइड्रो लिखा मतलब हाइड्रोजन, प्लस कार्बन से लिखा है तो इसका मतलब कार्बन। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ डिफिनीशन हो जाएगी, द कंपाउंड्स which is made up of hydrogen and carbon are called the compounds which is made up of hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे भैया। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो ये मेनली हमारे दो प्रकार से डिवाइड होते हैं। एक तो हमारा लिख लेते हैं पहले, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एक मिनट देख लेते हैं भैया, दिख रहा है कैमरे में? बिल्कुल दिख रहा है। पहला जो होता है वो ओपन चैन होता है। कैसा होता है? ओपन चैन और एसाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है भैया? दूसरा हाइड्रोकार्बन क्लोज्ड चैन में डिवाइड किया गया, क्लोज्ड चैन, और इसको हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं और इसको हम एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एक मिनट, एरोमेटिक रहने दीजिए यहाँ पे, बस इतना लिखिएगा। अब ये जो क्लोज्ड चैन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक एरोमेटिक और
एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एलिफेटिक। एक तो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डिवाइड होगा ये, और दूसरा किस में डिवाइड होगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। इतनी बात आ गई समझ। सबसे पहले मैं इस डिफिनीशन को हटा देता हूं, क्योंकि ये डिफिनीशन आप सभी प्यारे साथियों ने लिख ली होगी। अगर मैं ओपन चेन के बारे में बात करूं तो ये भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कौन से हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करूं तो इसमें हमारी फैमिली आएगी एल्केन, एल्केन फैमिली। कौन सी फैमिली, एल्केन फैमिली, यानी वो फैमिली जिसके सफिक्स में यानी लास्ट में ANE आए, ANE आए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारी दो फैमिली आएंगी। एक फैमिली का नाम है एल्कीन, एल्कीन बोले तो जिसके सफिक्स में यानी लास्ट में ENE आ जाए, और दूसरी फैमिली हमारी आएगी एल्काइन, बोले तो जिसके लास्ट में YNE आए। क्या है, YN और E। तो हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं। पहला किस में डिवाइड होता है, ओपन चेन। उसी ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, और एसाइक्लिक के अलावा वो हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरा मैं डिवाइड करूंगा क्लोज्ड चेन, या क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। और ये जो क्लोज्ड चेन है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट है एरोमेटिक, दूसरा पार्ट है एलिफेटिक। मैं एक एक करके सभी चीज़ें आपको डिटेल में कराऊंगा, बस आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना। जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको मालूम होगा कि सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं बिल्कुल डीप से। फिर दूसरा पहला मैंने बताया था ओपन चेन। ओपन चेन में हमारे दो पार्ट्स आते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा एल्केन फैमिली आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा एल्कीन फैमिली और एल्काइन फैमिली आती है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को इतनी चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं अपने। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन चेन के बारे में। किसके बारे में, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। आपको अब यहाँ से गौर करके हर एक चीज़ हमारे साथ समझते हुए चलना है, हमारे साथ समझते हुए भैया चलना है आपको। सबसे पहला जो था वो हमारा था ओपन चेन, या उसको हम एसाइक्लिक भी बोल सकते थे, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें दो लोग आते हैं। पहला एल्केन फैमिली आती है। कौन सी फैमिली, एल्केन फैमिली, यानी जिसके सफिक्स में AN और E आए। क्या है, AN और E आए। क्या आ जाए भैया, AN और E। तो मैं बात कर रहा हूँ ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उसमें हमारा पहला जो फैमिली आती है,
फैमिली को लिखने से पहले एक चीज़ आपको और भी यहाँ लिख लेनी चाहिए, ज़्यादा सही है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे आपको ज़रूर लिख लेना है, क्योंकि तब यहाँ से मालूम हो जाएगा कि हम सैचुरेटेड पढ़ रहे हैं कि अनसैचुरेटेड पढ़ रहे हैं। यहाँ सैचुरेटेड जरूर लिख लीजिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें भैया हमारी फैमिली कौन सी रहती है? हमारी एल्केन फैमिली रहती है। कौन सी? एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली बोले तो जिसके लास्ट में AN और E आए। इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी बिल्कुल बढ़िया लाजवाब तरीके से, बढ़िया लाजवाब तरीके से। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, उनको आपको दिमाग में बिठा लेना है। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको आपको दिमाग में बिठा लेना है। यहाँ बता देता हूँ, ठीक, गौर से समझिएगा। अगर कार्बन एक होगा तो उसको आप बोलेंगे मिथ। क्या बोलेंगे? मिथ। कार्बन अगर दो होंगे, कार्बन अगर दो कार्बन होंगे तो इथ बोलेंगे आप। तीन कार्बन होंगे, प्रोप बोलेंगे। चार कार्बन होंगे, बुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुट। पांच कार्बन हुए, पेंट बोलेंगे, पेंट। छह कार्बन हुए तो आपको बोलना है हेक्ज। क्या बोलना है? हेक्ज। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। मैंने आपसे कहा कि अगर कार्बन एक होगा तो उसको मिथ बोलेंगे, अगर कार्बन दो हुए तो उसको इथ बोलेंगे, कार्बन तीन हुए तो उसको प्रोप बोलेंगे, कार्बन चार हुए तो उसको बुट बोलेंगे, कार्बन पाँच हुए तो उसको पेंट बोलेंगे, और कार्बन छः हुए तो उसको हेक्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्ज बोलेंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को ये बातें भी बढ़िया दिमाग में फिट हो चुकी होंगी। बढ़िया और लाजवाब तरीके से ये बातें भी आपके दिमाग में फिट हो चुकी होंगी। मैंने बोला एक कार्बन हो मिथ, दो को इथ, तीन को प्रोप, चार को बुट, पाँच को पेंट, छः को हेक्ज। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम एल्केन फैमिली के बारे में बात करें तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है, उस जनरल फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। जनरल फार्मूला क्या होता है? तो ये CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ये जनरल फार्मूला होता है किसका? तो एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली यानी जिसके सफिक्स में यानी लास्ट में ANE आ जाए। क्या आ जाए? ANE आ जाए। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा n की वैल्यू आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे। जब भी आप एल्केन फैमिली के मेंबर निकालने जाएंगे तो आपको n की वैल्यू हमेशा 1 से ही शुरू करनी है। कहाँ से शुरू करनी है? 1 से ही शुरू करनी है। अब हम एक एक करके यहाँ पे आपको मेंबर निकालना सिखाएंगे कि कैसे आप मेंबर यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले फार्मूला लिखते हैं CnH2n प्लस 2। मैंने क्या बोला? n की वैल्यू शुरुआत में 1 ही, मतलब 1 से शुरू करना है आपको। C लिखा है जैसा वैसे ही लिख लीजिएगा। C के साथ n लगा है। अब n की वैल्यू हमें 1 दे रखी है तो n की जगह आपको 1 लिख लेना है। फिर H लिखा है तो इसको H को ऐसे ही लिख लो। H के साथ 2 लिखा है, 2 भी ऐसे लिख लेना है आपको। 2 के साथ n लगा है, n की जगह आपको 1 लिखना है। तो 2 × 1। फिर प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगाना है आपको। प्लस का साइन आपको क्या करना है? लगा लेना है। फिर 2 लिखा है आगे, 2 भी लिख लेना। तो C1, और इधर देखो गौर से, 2 बन जा 2 प्लस 2, ये वाले प्लस 2 यहाँ आ गए, ठीक। तो C1 2 + 2 यानी 4। C1H4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH4, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो हमने CH4 लिख लिया। तो ये जो पहला मेंबर आया, ये हमारा एल्केन फैमिली का पहला मेंबर आ चुका है। एल्केन फैमिली का पहला मेंबर आ चुका है। पर एक चीज़, मेंबर को निकालने से पहले एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है। एल्केन फैमिली में जिसके लास्ट में ANE आ जाए उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनता है। उसमें क्या रहेगा? उसमें हमेशा बॉन्ड कैसा बनेगा? बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। कैसा? तो हमेशा बॉन्ड कैसा रहेगा? सिंगल बॉन्ड। कैसा? सिंगल बॉन्ड। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी मैंने
अब इसका पहले स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं यहीं पे। कार्बन एक है, एक लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर भी फॉर्मेशन कर लिया है। तो पहला मेंबर भी आपको निकालना आ गया, आपने स्ट्रक्चर भी इसका बना लिया। अब इसका नेम क्या होगा वो भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो कार्बन भैया कितना है? एक कार्बन है। कितना कार्बन है? एक कार्बन। और एक कार्बन पे मैंने क्या बोला था? मिथ बोला था। तो एक कार्बन के लिए आपको मिथ लिख लेना है। क्या लिख लेना? मिथ। फैमिली कौन सी चल रही? एल्केन। लास्ट में सफिक्स में क्या चल रहा? ANE। वही ANE आपको उठा के यहाँ पे रख देना है। तो आपका पहला मेंबर आ चुका है मीथेन। पहला मेंबर कौन सा आ चुका है? मीथेन आ चुका है। कौन सा? मीथेन आ चुका है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि प्यारे साथियों आप सभी को बढ़िया लाजवाब तरीके से चीज़ें समझ आ रही होंगी। उसके बाद हम अपने अगले मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेंबर देखते हैं कि भैया क्या होता है हमारा अगला मेंबर। फिर उसके बाद हमें n की वैल्यू 2 लेनी है। n की वैल्यू 2 लेनी है। अब हम अगला मेंबर बनाएंगे। तो फार्मूला क्या कहता है? CnH2n प्लस 2। C आप जैसा ही लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। C के साथ n लगा है तो n की जगह आपको 2 लिखना है, 2 लिख लिया। H लिखा है, H लिख लो। H के साथ 2 लिखा है, 2 लिखो। अब 2 के साथ n लगा है तो n की जगह आपको ये वाले 2 यहाँ रखने हैं। फिर 2 लिख, प्लस लगा है, प्लस लगा लिया हमने। फिर यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख लो। फिर C2, फिर H लिख लो ये वाला। 2 2 जा 4। इसके साथ आपको 2 प्लस भी करना है। तो C2H, 4 और 2 6, यानी C2H6 अगला मेंबर आ चुका है। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करूँगा। कार्बन कितने हैं भैया? कार्बन है हमारे 2। तो आपको कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लेना, क्योंकि अभी बताया है एल्केन फैमिली में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। एल्केन फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। हाइड्रोजन 6 हैं तो हाइड्रोजन 6 बना लीजिएगा। 1 3 ये होगा, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो C के ऊपर 1 2 3 हाइड्रोजन लगे तो CH3 लिख सकते हैं, और C के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे तो CH3 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब गौर से एक चीज़ समझिएगा, मैंने अभी बताया था कार्बन कितने यहाँ पे? 2 कार्बन है, और 2 कार्बन पे मैंने बोला था इथ बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं, इथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इथ लिख लेना है। हम किस फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं? एन फैमिली, जिसके लास्ट में ANE आए। तो यही AN उठा के आपको यहाँ लगा देना है, AN और E। तो अगले मेंबर का नाम आ गया ईथेन। क्या आ गया? ईथेन। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना ताकि हम और भी आगे प्यारी प्यारी चीज़ें आपको सिखा पाएँ। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया, जल्दी से, थोड़ा स्पीड में हटा दें। चलिए हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम तीसरे मेंबर की तरफ बढ़ेंगे। इस पूरे हटा देते हैं इसको। अब हम तीसरे मेंबर की तरफ चलेंगे। CnH2n प्लस 2। जनरल फार्मूला वही लिखना है। अभी तक मैंने n की वैल्यू 2 ली थी, अब n की वैल्यू 3 लेंगे। तो C लिखा है, C आपको ऐसे ही सेम एज इट इज लिख लेना। C के साथ n लगा है। अब n की वैल्यू तो 3 दे रखी, तो C यानी जहाँ n लगा है ना उसकी जगह आपको 3 लिख लेना है। अब हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन को भी ऐसे ही आपको लगा देना है। हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है तो 2 को भी ऐसे ही आपको लगा देना है। अब 2 के साथ n भी लगा है तो n की जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी है 3, तो n की जगह मैंने 3 लिख दिया। फिर प्लस लगा है, प्लस लगाओ। फिर 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। फिर यहाँ से C3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी H6 हो जाएगा। इसके साथ साथ प्लस करो 2,
तो C3 6 + 2 यानी C3H8 हो जाएगा, C3H8। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ कैसे बनाऊंगा बोलो? कार्बन कितने हैं? 3। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कार्बन 3 है तो कार्बन आपको 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन बना लेना। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है तो CH3। फिर C के ऊपर, कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो CH2। फिर कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन तो CH3। तो देखो गौर से एक चीज़, कार्बन कितने हैं? 3। अब 3 कार्बन के लिए मैंने बोला था आपसे प्रोप बोलते हैं 3 कार्बन को, 3 कार्बन को प्रोप। तो आपको प्रोप लिख देना है। क्या लिख देना? सिर्फ प्रोप लिखना है। अभी कौन सी फैमिली चल रही, गौर से बताइएगा। फैमिली चल रही एल्केन, जिसके लास्ट में सफिक्स में ANE आ रहा था, वही ANE उठा के आपको यहाँ रख देना है। यानी ये बन गया हमारा प्रोपेन, ये बन गया हमारा प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। अब हम अगले मेंबर की तरफ बढ़ेंगे। चौथे मेंबर की तरफ चलते हैं। CnH2n+2। अब n की वैल्यू आपको 4 लेनी है क्योंकि हम 3 ऑलरेडी ले चुके हैं। अब C आपको लिखना है, लिख लिया हमने। C के साथ n लगा है तो n की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है 4। फिर हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन आपको लगा लेना है। हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है, 2 भी लिख लो। अब इसके साथ n लगा है तो n की जगह आपको वैल्यू पुट कर लेनी है 4। फिर प्लस के 2 लिख लेने हैं आपको, लिख लिया प्लस के 2। तो C4, H के साथ 2 4 जा 8 +2 तो C4 हो जाएगा 8 + 2 यानी 10, C4H10 हो जाएगा। अगला मेंबर हमारा आ चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 4 हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कार्बन के ऊपर 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख सकते हैं। कार्बन के ऊपर 1 और 2, 2 हाइड्रोजन है तो CH2 लिखेंगे। कार्बन के ऊपर 1 और 2, 2 हाइड्रोजन है तो CH2 लिखेंगे। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन 1 2 3 तो CH3 लिखेंगे। अब एक चीज़ गौर से समझिएगा, मैं आपसे पूछता हूँ, कार्बन भैया कितने हैं? 4 कार्बन है तो 4 पे मैंने क्या बोला था? बुट बोला था। गौर से देखिएगा, बुट। तो आपको बुट लिख लेना है, बुट। फैमिली कौन सी चल रही थी भैया? हम किस फैमिली के बारे में उतनी देर से चर्चा कर रहे हैं? तो एल्केन फैमिली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी वही फैमिली जिसके लास्ट में यानी सफिक्स में ANE आ रहा था, तो वही ANE आपको उठा के यहाँ रख देना है, ANE। तो इस मेंबर का नेम हो गया बोटेन। C4H10 का मतलब बोटेन। C4H10 का मतलब क्या हुआ भैया? बोटेन हुआ। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों, आप सभी को चीज़ें लाजवाब तरीके से समझ आ रही होंगी। चीज़ें लाजवाब तरीके से समझ आ रही होंगी। चीज़ें लाजवाब तरीके से समझ आ रही होंगी। तो आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। इसको हटा देते हैं फिर भैया, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अपने अगले मेंबर पे बढ़ते हैं। ये हटा देते सारी चीज़ें, ठीक। मैंने चौथा मेंबर भी निकाल लिया। अब हम बात करेंगे 5वें मेंबर के बारे में। तो n की वैल्यू आपको क्या लेनी है? 5 लेनी है। n की वैल्यू क्या लेनी है? 5। तो कार्बन लिखा है, कार्बन को ऐसे सेम एज इट इज आपको नोट कर लेना है। n की जगह आपको 5 लिखना है तो C5 हो गया। H जैसा लिखा है ऐसे लिखिएगा।
H के साथ 2 लगा है वो भी लगा दीजिएगा। अब 2 के साथ N लगा है, N की जगह आपको 5 लिखना है, 5 लिख दिया। अब इसके साथ प्लस के 2 लगाने हैं जो यहाँ पे फार्मूले में दे रखे हैं, ठीक। C5 आपको लिख लेना है, 2 5 जा 10, प्लस के 2 लगे यहाँ लगा दो, तो C5 10 + 2 यानी 12, C5H12 आ चुका है हमारा। इसका सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कितने हैं? 5 है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन भी बन गए हमारे, 12 हाइड्रोजन भी हमारे बन चुके हैं, 12 हाइड्रोजन भी हमारे बन चुके हैं, ठीक। अब देखो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे कितने हैं? 1 2 3, तो यानी इसको कंबाइंड फॉर्म में CH3 लिख सकते हैं। कार्बन के ऊपर 1 और 2 यानी 2 हाइड्रोजन लगे तो CH2 लिख सकते हैं। फिर कार्बन के ऊपर 1 और 2 हाइड्रोजन लगे तो CH2 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल। कार्बन के ऊपर 1 और 2 हाइड्रोजन लगे तो CH2 इसको लिख सकते हैं। फिर कार्बन के ऊपर 1 2 3 3 हाइड्रोजन लगे, CH3 इसको लिख लो। क्लियर? अब एक चीज़ गौर से आपसे हम पूछ रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 कार्बन पे क्या बोलते हैं भैया? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट। तो सबसे पहले आपको पेंट लिख लेना है, PENT। किस फैमिली के बारे में बात हो रही है? एल्केन, यानी जिसके लास्ट में ANE आए, ANE, तो यही ANE उठा के आपको यहाँ लगा देना। पेंटेन इस मेंबर का नेम हो चुका है। हमें आशा और उम्मीद है आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसके बाद हम अपने अगले मेंबर पे चलेंगे। नंबर 6, CnH2n+2। n की वैल्यू आपको लेनी है 6। कितनी लेनी? 6। कार्बन जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए। n के जगह पे आपको 6 लिखना है। फिर हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन लिख लो। हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है, 2 लगा लो। अब 2 के साथ n लिखा है, n की जगह आपको वैल्यू कितनी पुट करनी है? 6 + 2, तो C6 हो जाएगा। H 2 6 जा 12 + 2 यानी C6, 12 और 2 14 यानी C6H14। ये हमारा अगला मेंबर निकल के आ गया। इसका हम स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं, तो कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने? 14, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हाइड्रोजन भी लगा दिए हमने। कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, तो CH3 बन जाएगा। कार्बन के ऊपर 1 2 हाइड्रोजन है तो CH2 बन जाएगा। कार्बन के ऊपर 1 2 हाइड्रोजन है तो CH2 बन जाएगा। फिर CH2 बन जाएगा, फिर CH2 बन जाएगा और फिर CH3 बन जाएगा। बताओ अगर यहाँ तक समस्या है किसी को भी। अब एक चीज़ समझो गौर से, अभी मैंने क्या बताया था? कार्बन जिसके पास कार्बन 6 होंगे, 6 कार्बन जिसके पास होंगे उसको हेक्ज बोलेंगे। तो हेक्ज आपको यहाँ लिख लेना है, यहाँ हेक्ज आपको लिख लेना है। अब फैमिली कौन सी चल रही? एल्केन फैमिली चल रही, जिसके सफिक्स में यानी लास्ट में ANE आए, तो वही ANE उठा के आपको यहाँ लगा देना है। तो यानी इसका नेम हो गया हेक्सेन। तो हमें आशा और उम्मीद है प्यारे साथियों आप सभी को एल्केन फैमिली के बारे में बढ़िया लाजवाब तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये तो था फार्मूले से निकालना। अब हम आपको एक जुगाड़ सिखाएंगे। जैसे मान लो कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपके पास अगर आपसे कहता है कि फार्मूले विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आप ये सारी चीज़ें हमें लिख के और मतलब ये निकाल के बताइए, तब तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी कभार ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि CH4 का नेम बताओ या C2H6 का नेम बताओ, C3H8 का नेम बताओ, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो जब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये सारी चीज़ें बना के थोड़ी ना बताएंगे। मतलब MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसके लिए हम आपको एक जुगाड़ बताते हैं।
इन सबको हटा देते हैं सबसे पहले। ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक। फिर आपको समझाते हैं एक नई चीज़। देखिए, मैंने एल्केन फैमिली का पहला मेंबर क्या बताया था, CH4। इसका नेम क्या था, मीथेन। दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा भैया, C2H6। इसका नाम हो जाएगा ईथेन। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी आपको एल्केन फैमिली के कोई भी मेंबर निकालना है, जैसे आपको शुरुआत से मेंबर निकालने हैं, तो आपको यहाँ सिंगल कार्बन लिखना है, अकेला कार्बन लिखना है। दूसरे नंबर पे आपको 2 कार्बन लिखना है, फिर आपको 3 कार्बन लिखना है, फिर आपको 4 कार्बन लिखना है, फिर आपको 5 कार्बन लिखना है, फिर आपको 6 कार्बन लिखना है। इतनी बात आ गई आपको समझ? क्या इतनी बात आ गई समझ? बिल्कुल आ गई। अब यहाँ देखिएगा, कार्बन देखो, अगर आपको पहला मेंबर याद होगा तभी आप आसानी से निकाल पाएंगे। आपको पहला मेंबर तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं भी याद होगा तो आप फार्मूले से पहला मेंबर निकाल लीजिएगा। आगे के सारे मेंबर आप इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 4। 4 के बाद आपने 2 जोड़े तो 6। अब 6 में आप 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 में आप 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में आप 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में आप 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। क्या आसान चीज़ें लगी कि नहीं लगी? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, अगला मेंबर हेक्सेन। ये सारे मेंबर्स हमारे किसके हो गए, एल्केन के। पर याद रखिएगा, इन एल्केन फैमिली में कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। और जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, उस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा कौन सी फैमिली आएगी, एल्केन फैमिली आएगी। यानी वही फैमिली जिसमें सिंगल बॉन्ड लगेगा। मतलब एल्केन फैमिली हमारी किस में आएगी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को एल्केन फैमिली बहुत लाजवाब और बढ़िया तरीके से समझ आई होगी, हमें उम्मीद है। तो दोस्त, आज का जो वीडियो है वो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद वाली जो फैमिली हमारी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बचता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारी एल्कीन यानी जिसके लास्ट में ENE आएगा, और एल्काइन जिसके लास्ट में BNE आएगा। ये दोनों मेंबर, मतलब ये दोनों फैमिली बचती हैं। अब हम पार्ट नंबर 3 में ये सारी चीज़ें आपको कराएंगे। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। अपना प्यारा सा फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ साझा करना भी ना भूलिएगा, और अपने भाई के साथ सपोर्ट बनाना ना भूलिएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस अपलोड किए जाए हमारे द्वारा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए और उन वीडियो से आपका फ़ायदा हो सके। तो विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।